शुरू करते हैं आज का लेक्चर कौटिल्य की कहानी से। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी, इस धरती पर 350 बीसी के काल में जन्म लेते हैं। ये वो टाइम है जब अलेक्जेंडर जो है अपने एम्पायर को पूरी दुनिया में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अलेक्जेंडर को जिसने द ग्रेट अलेक्जेंडर बनाया, उनके गुरु अरिस्टोटल भी इसी काल में अपनी कई सारी थ्योरीज रचते हैं और पॉलिटिकल साइंस के फादर होने का खिताब हासिल करते हैं। कौटिल्य पढ़ते हैं तक्षशिला में। तक्षशिला को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है। पढ़ते पढ़ते ही कौटिल्य तक्षशिला में प्रोफेसर बन जाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर वो बाद में पाटलिपुत्र आ जाते हैं, जहाँ पर लोग उनके ज्ञान से, समय से बहुत प्रभावित होते हैं। मतलब इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उनको अपने ग्रुप का यानी संघ का हेड बना देते हैं। ये ग्रुप बेसिकली गरीब लोगों की सहायता करने के लिए जाना जाता था। लेकिन हर कहानी की तरह ये कहानी में भी ट्विस्ट आता है। तो ये जो आप राजा देख रहे हैं, ये है कहानी का ट्विस्ट और कहानी के विलन भी। ये राजा धनानंद है जो मगध अम्पायर के राजा है और पाटलिपुत्र जो है इनके अम्पायर की ही कैपिटल है। तो कहानी कुछ ऐसे बताई जाती है कि जब वो कौटिल्य को मिलते हैं तो कौटिल्य के हुलियों को लेकर, उनके अटायर को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। कौटिल्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और क्रोधित होकर ये ठान लेते हैं कि किसी तरह वो राजा धनानंद के राज को ख़त्म करेंगे। फिर कौटिल्य को मिलते हैं चंद्रगुप्त, जिन्हें वो शासन की और युद्ध करने की कला सिखाते हैं ताकि मगध अम्पायर को, धनानंद को किसी तरह ख़त्म कर सके। चंद्रगुप्त कौटिल्य की उम्मीद में पूरा खरा उतरते हैं और वो मगध अम्पायर पर बहुत भारी जीत हासिल करते हैं और अपना मौर्य अम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। आप जो ये मैप देख रहे हैं, इसमें सारा एरिया जो ब्राउन हो रखा है वो मौर्य अम्पायर के कंट्रोल में था। इस सब का क्रेडिट किसी हद तक कौटिल्य को दिया जाता है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ा करते हैं हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज़ में। तो बात करते हैं कौटिल्य की सबसे बड़ी रचना, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र 1904 में डिस्कवर किया गया था, यानी कि इससे पहले अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में लोगों को नहीं पता था। इससे पहले जो था अर्थशास्त्र के बारे में लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो इसे 1909 में जैकोबी नाम के स्कॉलर्स जो है जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं और तब ये लोगों के सामने अर्थशास्त्र जो है आना शुरू होता है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र में अगर इसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो 15 बुक्स है। मतलब 15 बुक्स को कंपाइल किया गया है कौटिल्य की और एक अर्थशास्त्र बनाया गया है, जिसमें 150 चैप्टर्स हैं और 180 टॉपिक्स जो है कवर किए गए हैं। पहली जो 5 बुक्स हैं, बुक्स को आप पार्ट भी कह सकते हैं। तो पहले जो 5 पार्ट है अर्थशास्त्र के, वो स्टेट के, राज के इंटरनल मैटर से डील करती है और 6 से 13 जो पार्ट है वो डील करते हैं एक्सटर्नल मैटर से, यानी फॉरेन पॉलिसी से। फिर 14 और 15 बुक है, यानी लास्ट जो 2 पार्ट है वो डील करते हैं स्टेट्स के, राज के दूसरे इशू से। अर्थशास्त्र में गवर्नमेंट के कुल 34 डिपार्टमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है और ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा भी गया है। अर्थशास्त्र बेसिकली धनशास्त्र के ट्रेडिशन से बिलोंग करता है और अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र भी कहा जाता है। नीति शास्त्र अर्थशास्त्र को कहा जाता है और ये क्वेश्चन आ भी रखा है यूजीसी नेट में। अर्थशास्त्र का जो मेन फोकस है वो है स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, कि शासन कैसे चलाया जा सकता है, राज कैसे किया जा सकता है, ये है मेन फोकस। राजा की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये मेन फोकस है। लेकिन इसके साथ ही जो है धर्म को लेकर भी अर्थशास्त्र में फोकस किया गया है। तो अर्थशास्त्र की भी जो थ्योरी है वो पुरुषार्थ को लेकर जो है केंद्रित होती है। पुरुषार्थ क्या है? लाइफ के 4 गोल हैं जो मनुस्मृति में भी बता रखे हैं। ये जो 4 गोल की वजह से है, हम मनु और कौटिल्य की राइटिंग्स में एक कंटिन्यूटी देखते हैं। मतलब ये एक ही फिलॉसफी है जो आगे कंटिन्यू कर रही है, जहाँ कई स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और इवन कामासूत्र, इसमें ऐसी कंटिन्यूटी दिखती है कि कभी कभी तो ये लगता है किसी एक ही राइटर ने ये तीनों बुक्स लिखी होंगी। तो अगर अर्थशास्त्र के मीनिंग की बात करें तो अर्थ का यहाँ पर मतलब है मटेरियल वेलबींग, ठीक है। और
किंग का जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या लाइफ का गोल जो है कुटिल्या बताते हैं वो यही है कि लोगों के मटेरियल वेलबींग को सिक्योर करना, ठीक है, उन्हें जो है किसी तरह से वेलफेयर प्रोविजंस देना, उनकी पालना करना। तो कुटिल्या का एक कोट है, वो ये है, मटेरियल वेलबींग इज़ सुप्रीम अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स, धर्म काम मोक्ष डिपेंड्स ऑन मटेरियल वेलबींग। धर्म काम मोक्ष अर्थ, ये पुरुषार्थ के 4 नियम हैं, 4 गोल है जो मैंने मनुस्मृति में बताए हैं। कुटिल्या मानते हैं इन चारों गोल्स जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जरूरी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गोल है वो है अर्थ का, वो है मटेरियल वेलबींग का, जिसे किंग को पूरा करना चाहिए। तो इस गोल को पूरा कैसे किया जा सकता है? मटेरियल वेलबींग आएगी लैंड से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर, कुटिल्या के टाइम पर लैंड जो है वो मेन सोर्स है इकोनॉमी का। सारी वेल्थ जो जनरेट हो रही है वो लैंड की वजह से हो रही है, लैंड से काफ़ी तरह के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर लैंड मेन सोर्स है मटेरियल वेलबींग का, तो अर्थशास्त्र ये बताएगा, अर्थशास्त्र का जो मेन आइडिया है वो यही बताता है कि लैंड को किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है। तो अगर कोई राज, किंग या स्टेट जो है लैंड एक्वायर करने के लिए वार भी करती है तो वो भी जायज़ माना जाता है, नेचुरल माना जाता है इस अर्थशास्त्र की फ़िलॉसफी में। तो इसीलिए कुटिल्या कहते हैं कि आप किसका लैंड सबसे पहले एक्वायर करेंगे? अपने नेबर का, नेबर जो सबसे पास है। क्यों करेंगे नेबर का? क्योंकि कुटिल्या मानते हैं जो आपका सबसे पास इमीडिएट नेबर है वो आपका दुश्मन है, ठीक है, इसलिए उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, अपने लैंड को एक्सपेंड करना ज़रूरी है। इसका मतलब अर्थशास्त्र क्या हो गया? अर्थशास्त्र ये कहता है कि 2 स्टेट्स का जो रिलेशन है वो रिलेशन ऑफ वार है, ठीक है, ये बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशन रियलिज्म की थ्योरी की तरह ही है, ठीक है। कुल मिलाकर ये बात हुई फिर कि अर्थशास्त्र डील करता है आर्ट ऑफ वार से। अर्थशास्त्र को जो है जियोपॉलिटिक्स की फर्स्ट बुक भी कंसिडर किया जाता है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब ही यही है, साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड। अब हम समझते हैं कुटिल्या की मेन थ्योरी, जिसे सप्तांग थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि स्टेट्स के 7 लिम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंग होते हैं वैसे ही स्टेट के 7 अंग होते हैं, जिन्हें 7 एलिमेंट्स ऑफ सोवरेनिटी भी कहा जाता है। सप्तांग थ्योरी जो है इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में। ऑर्गेनिक थ्योरी क्या कहती है स्टेट की? ये कहती है कि स्टेट जो है एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट्स ज़रूरी होते हैं, इसी तरह जो सोवरेनिटी के 7 एलिमेंट्स है, स्टेट के 7 एलिमेंट्स हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कुटिल्या जो है स्टेट का एक सिस्टमेटिक व्यू देते हैं, 7 एलिमेंट्स बताते हैं, वो देखते हैं हम क्या है। पहला एलिमेंट किंग है, ठीक है, और बाकी के जो 6 एलिमेंट्स है वो है अमत्य, दुर्ग, जनपद, कोश, बल और मित्र। इन 7 के 7 एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कुटिल्या एक एक एलिमेंट को लेकर क्या क्या बातें करते हैं। किंग को लेकर कुटिल्या कहते हैं कि किंग जो है स्टेट का सेंटर है, नाभि है, ठीक है, और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मतलब इन 7 एलिमेंट में से सबसे जो ज़रूरी एलिमेंट है वो किंग है। किंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और दूसरे 6 एलिमेंट्स जो वीक है, ठीक है, तब भी स्ट्रॉन्ग किंग जो होगा वो इन एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना देगा, इनको वीकनेस से इन्हें स्ट्रेंथ दे देगा। लेकिन अगर बाकी के एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है और किंग वीक है तो इसका मतलब ओवरऑल जो स्टेट होगी वो भी अपने आप में वीक होगी। तो किंग की इंपॉर्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए किंग इज़ ए सेंटर ऑफ स्टेट। कुटिल्या कहते हैं कि किंग जो है वो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, उसे अपने राज में, अपनी स्टेट में बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं उन्हें भी महत्व देने की ज़रूरत है, उन्हें भी रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है। स्टेट जो सिस्टम है यह 7 एलिमेंट से बना है और ये इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है, मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है अगर कोई स्टेट में एलिमेंट वीक है तो उसकी वजह से दूसरा एलिमेंट भी वीक हो सकता है। अगर स्टेट में एक एलिमेंट कम है तो उसकी वजह से दूसरा एलिमेंट भी जो है ख़त्म हो सकता है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे पर इंटर डिपेंड करते हैं, ये कुटिल्या मानते हैं। कुटिल्या के वर्ड में इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किंग खुश तभी रहेगा, ठीक है, किंग का साम्राज्य तभी बढ़ेगा
अगर उसकी प्रजा खुश है। नेक्स्ट एलिमेंट है अमात्य, इसे सीनियर मिनिस्टर भी कहते हैं। कौटिल्य मानते हैं ये मोस्टली ब्राह्मण्स कैटेगरी में से ही आएंगे और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्बेसडर है स्टेट के, जो किंग को, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किंग को जो है अपने मिनिस्टर को, अमात्य को चुनते वक्त काफ़ी जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वो जो भी पर्सन को चुने, जिसको भी मिनिस्टर बनाए, वो काफ़ी ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए, उसे शास्त्र की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाकर उन्हें मिनिस्टर बना लिया जाए, तो उनकी क्वालिटीज़ को देकर उन्हें मिनिस्टर बनाना चाहिए। कौटिल्य ये भी सजेस्ट करते हैं, किंग को रिकमेंड करते हैं कि वो कम से कम जो है 3 मिनिस्टर तो रखें ही रखें। ये 3 मिनिस्टर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर 2 किंग के अगेंस्ट भी जाते हैं, एक तो ऐसा मिनिस्टर हो जो उसका साथ दे सके। तो यहाँ तक किंग को ये भी सावधानी बरतने के लिए कौटिल्य ने कहा है कि किंग को हमेशा अपने मिनिस्टर पर जो है जासूसी रखनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर जो है कभी भी किंग की पावर को चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने मिनिस्टर्स का इम्तिहान जो है किंग को लेते रहना चाहिए। थर्ड एलिमेंट है दुर्ग, जिसे फोर्ट कहते हैं या किला कह सकते हैं। मौर्य एम्पायर जाना ही जाता था अपने किलों की वजह से। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के फोर्ट्स जो थे वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पर मेंशन किया है, कुछ पहाड़ों पर, पानी पर और रेगिस्तान पर भी जो थे मौर्य एम्पायर में किले बन रखे थे। फोर्ट्स जो है वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का सिंबल है, मतलब स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए भी किले ही काम आते हैं और दुश्मन की आर्मी को गिराने के लिए भी जो है फोर्ट काम आते हैं। इसलिए किंग को जो है फोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट जो एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट, वो है जनपद, जिसे टेरिटरी कहते हैं। जनपद में लैंड और लोग दोनों ही आ जाते हैं, सो लैंड प्लस पीपल को मिलाकर जनपद बनता है। जनपद या टेरिटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, बिजनेस कंडक्ट हो रहा है और काफ़ी तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, किंग को। और किंग को ये देखना ज़रूरी है कि उनके लोग जो है उनकी टेरिटरी के खुश रहें। तो इसके लिए अपनी प्रजा के हालात को देखने के लिए, ठीक है, लोगों के मूड, पब्लिक मूड को जानने के लिए किंग जो है एक स्पाई सिस्टम बिल्ड कर सकता है। तो कौटिल्य ने बताया है कि 10 तरह के जासूस जो है किंग रख सकते हैं। वो 10 तरह के जासूस जो है वो क्या है? सबसे पहले जो आते हैं वो है फ्रॉडलेंट डिसाइपल्स और स्टूडेंट, मतलब जो चेले हैं या विद्यार्थी हैं, जिन्हें कौटिल्य कपत्तिक कहते हैं, वो भी जासूस बन सकते हैं। फिर आते हैं उदास्थित, जिसे रिक्ल्यूस कहते हैं, जिसका मतलब हो गया जो बैरागी है, बैरागी वाला जीवन जी रहे हैं। और फिर आते हैं गृहस्थी लोग, जिन्हें गृहपतिक कहते हैं कौटिल्य। फिर मर्चेंट्स आते हैं, जिन्हें वो वैदेहिक कहते हैं। मर्चेंट्स जो है, जो जिनका ट्रेड, जो व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उनसे भी राजा जो है जासूसी करवा सकते हैं। फिर आते हैं असेटिक्स, तपस का यहाँ पर मतलब है जो लोग तपस्वी हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी सूचना दे सकते हैं। फिर आते हैं फायर ब्रांड्स, जिसे वो टिक्सन कहते हैं। फायर ब्रांड्स का यहाँ पर मतलब है जो काफ़ी चुस्त, चालाक और रेडिकल किस्म के लोग हैं, वो काफ़ी मदद कर सकते हैं राजा की जासूसी में। फिर पॉइजनर आते हैं, जिन्हें रसद कहते हैं। और फिर आते हैं मेंडिकेंट वुमेन, जिसे वो बिकुस्की कहते हैं। बिकुस्की यहाँ का मतलब है जो भीख मांगने वाली औरतें हैं, वो भी राजा के लिए जासूसी कर सकते हैं। फिफ्थ जो एलिमेंट है वो है बल, जिसे मिलिट्री स्ट्रेंथ कहते हैं या आर्मी कह सकते हो आप। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंगली आर्मी जो है वो क्षत्रिय कास्ट से जो है बनाई जाएगी, ठीक है, और उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, उन्हें आर्मी में भर्ती किया जाएगा हेरिडेटरी बेसिस पर। कौटिल्य ये भी कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरे वंश से भी लोगों को जो है भर्ती किया जा सकता है आर्मी में। जहाँ तक राजा की बात है, कौटिल्य कहते हैं कि राजा भी जो है वो भी किसी पर्टिकुलर वंश से नहीं हो सकते। राजा किसी भी वंश से हो सकते हैं, किसी भी कास्ट से हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो है वो क्षत्रिय कास्ट से ही होने चाहिए। नेक्स्ट जो 6th एलिमेंट है वो है कोश,
ट्रेजरी यानी खजाना, जो राजे का सारा मटेरियल वेलबींग है वो इसी से निकल के आएंगी। और राजे ने अपनी जो है डेली की ऑब्लिगेशंस को ही सिर्फ इस ट्रेजरी से पूरा नहीं करना, सिर्फ राजभाग ही नहीं चलाना, उसने ये भी देखना है कि जब एमरजेंसी का टाइम आए, ठीक है, आपातकालीन की सिचुएशन में राजा जो है इस ट्रेजर का, इस कोष का यूज़ भी कर सके। नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो है मित्र, जिसे अलाई कहते हैं। फ्रेंड्स की कुटिल्या मानते एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ही है। सिंबॉलिक क्यों है? क्योंकि कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि हमारा असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, क्योंकि दुश्मन जो है दोस्त बनने का नाटक भी कर सकता है। लेकिन वो ये कहते हैं फ्रेंड और एनिमीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है, ये किंग की एक स्ट्रेंथ है। और यहाँ तक कि अगर आप अपने फ्रेंड जो है लूज़ करते जा रहे हैं अपने दुश्मन देश से, तो ये काफ़ी एक सीरियस कंसर्न है। अगर इंडिया के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम देखें तो मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, चाइना के जो है ज़्यादा नज़दीक होते जा रहे हैं, जो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी इशू भी बनता जा रहा है। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और ये लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे। मंडल थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और कुटिल्या की जो भी थ्योरीज़ पढ़ी हैं वो उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं कि इंडियन प्रैक्टिकल थॉट की जो क्रैश कोर्स सीरीज़ चल रही है, अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए, और वेस्टर्न प्रैक्टिकल थॉट की अगर क्रैश कोर्स सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।